नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर दौरे के बारे में भी बताएंगे। कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों का जिक्र करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह स्पष्ट किया है कि भारत में कुल कोरोना संक्रमितों की तादाद 10 लाख के आंकड़े को पार करने के बावजूद सामुदायिक संक्रमण की कोई स्थिति नहीं है। आईआईटी में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब आईआईटी में दाखिले के लिए 12वीं कक्षा में 75% अंक और टॉप 20 परसेंटाइल की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। इसके अलावा इस आधे घंटे में दिखाएंगे मौसम समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करते हुए भारत के विकास पथ को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने न सिर्फ अपनी सरकार के दौरान किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया, बल्कि दुनिया के विकास में भारत के योगदान को भी बताया। उन्होंने पर्यावरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के साथ वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार की भी अपील की। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को वीडियो लिंक के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के रोष से पैदा हुआ था और कोरोना संकट ने इसे पुनर्जन्म और सुधार के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ सुधरे हुए रूप में ही बहुपक्षवाद मानवता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। भारत का दृढ़ मत है कि स्थायी शांति और समृद्धि को बहुपक्षीय माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बढ़ाने के साथ इसे मानव केंद्रित वैश्वीकरण का आधार बनाने का भी आह्वान किया। Only reform multilateralism with a reform United Nations as its center can meet the aspirations of humanity. Today, while celebrating 75th years of the United Nations, let us pledge to reform the global multilateral system, to enhance its relevance, to improve its effectiveness, and to make it the basis of a new type of human-centric globalization. The United Nations was originally born for the furies of the Second World War. Today, the fury of pandemic provides the context for its rebirth and reform. Let us not lose this chance. प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, जो किसी को पीछे नहीं छोड़ने के सतत विकास लक्ष्य के मूल सिद्धांत को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत स्वतंत्रता के 75 साल पूरे करेगा, तब सभी के लिए हर घर कार्यक्रम के तहत 2022 तक हर भारतीय के लिए सुरक्षित छत सुनिश्चित करेगा। Our motto is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, meaning together everyone's growth with everyone's trust. This resonates with the core SDG principle of leaving no one behind, be it access to nutrition, health, education, electricity, or housing. We are making great progress through our inclusive programs. पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन समेत भारत के प्रयासों की जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 साल में भारत ने 38 मिलियन कार्बन उत्सर्जन कम किया है। साथ ही 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन
और 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य भी रखा है। While marching forward on the path of development, we are not forgetting our responsibility towards our planet. Over the past few years, we have reduced 38 million tons of carbon emissions annually. This was achieved by electrifying our villages, providing clean cooking fuel to 80 million poor households, and introduction of energy efficient measures. We have set a target to install 450 gigawatt of renewable energy and restore 26 million hectares of degraded land by 2030. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने शुरुआत से ही संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के विकास कार्यों का सक्रिय समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के पहले अध्यक्ष भी भारतीय ही थे और भारत ने आज के सतत विकास लक्ष्य समेत इसके एजेंडे को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 मरीजों के सही होने की सर्वश्रेष्ठ दर वाले दुनिया के देशों में शामिल है। भारत ने आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे रखा है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई हो। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत जहां पे खुद कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं इस लड़ाई में दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 150 से ज्यादा देशों को चिकित्सा और अन्य सहायता पहुंचाई है। साथ ही अपने पड़ोस में दक्षेस कोविड आपातकालीन कोष बनाने में भी मदद की है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयास से भारत ने कोरोना से लड़ाई को जन आंदोलन बनाया। उन्होंने कहा कि भारत की मूलभूत स्वास्थ्य प्रणाली से देश को दुनिया के उन राष्ट्रों में शामिल करने में मदद मिली जो संक्रमितों के सही होने की दर के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को सामान्य बनाने के लिए शुरू की गई योजनाओं और फैसलों का भी जिक्र किया। In the fight against COVID, our grassroots health system is helping India ensure one of the best recovery rates in the world. In India, we have tried to make the fight against the pandemic a people's movement by combining the efforts of government and civil society. We have given the highest priority to reach benefits to poor households. We have announced a package of more than $300 billion. It will bring the economy back on track, build modern infrastructure, and put in place a technology-driven system. We have put forward a vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant and resilient India integrated with the global economy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण सभी देशों के लचीलेपन की गहराई से परख हुई है। कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा में भारत ने तेजी और एकजुटता के साथ जवाब दिया है। कोविड के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में भारत ने 150 से अधिक देशों की सहायता की है। We have always prided ourselves as the first responder in our region, a friend in need, be it earthquakes, cyclones, Ebola crises, or any other natural or man-made crisis. India has responded with speed and solidarity. In our joint fight against COVID, we have extended medical and other assistance to over 150 countries. We also helped create a SARC COVID emergency fund in our neighborhood.
भारत को पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला संबोधन था। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी मंत्री स्तरीय बैठक के बाद दोनों देशों ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर सहयोग को लेकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अमेरिका के ऊर्जा मंत्री डैन ब्रोइलेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान दोनों देश ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने को लेकर सहमत हुए। भारत किसी प्रकार की आपूर्ति बाधा या कीमत वृद्धि की स्थिति से निपटने के लिए अपना कच्चा तेल अमेरिका के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों में रखने को लेकर बातचीत कर रहा है और ये बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अमेरिका के ऊर्जा मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता के बाद ये बातें कही। उन्होंने कहा, रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी के जरिए अमेरिका और भारत का मकसद सामूहिक रूप से ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा का विस्तार और विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों में नव प्रवर्तन व्यवस्था, रणनीतिक गठजोड़ को सुदृढ़ करना और ऊर्जा के क्षेत्र में उद्योग और संबंधित पक्षों की भागीदारी को सुगम बनाना है। We have agreed to collaborate in new areas including bioenergy, renewable energy in agriculture, SMEs, high efficiency coal technologies with low to zero emissions through CCUS. We also agreed to include women in energy as a cross-cutting theme across the four pillars of the SCP. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि द्विपक्षीय हाइड्रोकार्बन व्यापार अकेले 2019-20 में 9.2 अरब डॉलर पहुंच गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार का 10% है। हम दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा में उल्लेखनीय कमी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत गैस कार्यबल का गठन किया गया है। We have also seen significant reduction in the trade deficit between the two countries. In fact, India is now the fourth largest export destination for US crude and fifth largest of the US LNG. The trend is expected to continue with Indian companies entering into more long-term contracts going forward from this year. इस मौके पर अमेरिकी ऊर्जा मंत्री डैन ब्रोइलेट ने कहा कि हम रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के क्षेत्र में भी सहयोग शुरू कर रहे हैं। ये ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही हम नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इमारतों, उपकरणों और औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी सहयोग पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका के पास रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में 71.4 करोड़ बैरल तेल भंडारण क्षमता है। ये संकट के समय कच्चे तेल के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आपूर्ति व्यवस्था है। दूसरा, भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी मंत्री स्तरीय बैठक पहले इस साल अप्रैल में वॉशिंगटन में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर आज वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। साथ ही एक मजबूत और निरंतर वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए सामूहिक कार्रवाई के प्रयासों पर अपना दृष्टिकोण सामने रखेंगे। इस वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान करेंगे। आपको बता दें कि मार्च में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के बाद G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक उपायों को विश्व स्तर पर एकजुट होकर काम करने का फैसला किया है। एक्शन प्लान का उद्देश्य आवश्यकता वाले देशों, विशेष रूप से सबसे गरीब देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता को मजबूत करना भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे का आज दूसरा दिन है। वो आज श्रीनगर का दौरा कर सीमाओं पर स्थिति की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर में भी अग्रिम चौकियों का दौरा करेंगे। साथ ही वो बैठक सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे। इससे पहले कल उन्होंने लद्दाख पहुंचकर सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और लुकुंग चौकी पर जाकर भारतीय सेना के जाबाज जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की।
उन्होंने भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को संबोधित भी किया। यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता था और ये बात स्थानीय लोगों को अब अच्छी तरह से समझ आ गई है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए हुए 1 साल पूरा होने को है और इस अवधि में घाटी में आए सकारात्मक बदलावों पर उन्होंने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि अनुच्छेद 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था, आतंकियों को शह मिलती थी और बच्चों को भ्रमित किया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने धारा 370 को खत्म किया और अब घाटी में तेजी से विकास हो रहा है। It did not benefit the ordinary man on the street. It only benefited the rulers, the chief ministers, the ministers. They were behaving like royals, like Shahanshahs. But the ordinary people really did not get anything out of that special status. Now, the people of the valley, contrary to the predictions or rather expectations of some of the opposition party leaders in our country, they were quite open. They seemed to be quite open to experiencing the new status. जम्मू कश्मीर में राजनेताओं की हत्या के मुद्दे पर राम माधव ने कहा कि आतंकवाद की राजनीति अब नहीं चलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को सही समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली, जिसके बाद से पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। कश्मीर घाटी में पिछले 24 घंटे में ये दूसरी मुठभेड़ है। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को 22 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी। ये पहला मौका होगा जब अंतर सत्र के दौरान शपथ ग्रहण सदन के कक्ष में किया जाएगा। आमतौर पर शपथ ग्रहण सत्र के दौरान सदन के अंदर होता है और जब सदन में सत्र नहीं चल रहा हो तब नवनिर्वाचित सदस्यों को सभापति के कक्ष में शपथ दिलाई जाती है। हाल ही में 20 राज्यों में राज्यसभा की 61 सीटों के लिए सदस्य निर्वाचित हुए हैं। संसद की स्थायी समितियों की बैठकें फिर से शुरू हो गई हैं। ऐसे में राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को इन बैठकों में शामिल होने का जल्द से जल्द मौका मिल सके और सदस्यों की भागीदारी बढ़े, इसके लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को 22 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी। नवनिर्वाचित सदस्यों की तरफ से बैठकों में शामिल होने के लिए इच्छा जताए जाने पर राज्यसभा की सभापति एम वेंकैया नायडू ने ये फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए नवनिर्वाचित सदस्यों को सभापति की तरफ से राज्यसभा की चेंबर में शपथ दिलाई जाएगी। इस दौरान शपथ ग्रहण करने वाले सदस्य की ओर से केवल एक शख्स को साथ आने की अनुमति दी जाएगी और उनके बैठने की व्यवस्था भी राज्यसभा सदन की दीर्घाओं में होगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। राज्यसभा की दीर्घा में सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंड के मुताबिक 67 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। राज्यसभा में कई सदस्य दोबारा चुनकर आए हैं। इनमें डॉक्टर के केशव राव और तिरुचि सिवा भी शामिल हैं। ये दोनों ही सदस्य संसदीय समितियों के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन जब तक ये उच्च सदन की सदस्यता की शपथ नहीं लेते, तब तक संबंधित समिति की बैठक नहीं बुला सकते। नवनिर्वाचित सदस्य भी शपथ ग्रहण किए बिना समितियों की बैठकों में शामिल नहीं हो सकते। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को 22 जुलाई को होने वाली शपथ के बारे में लिखित जानकारी दी है। जो सदस्य इस दौरान किसी वजह से शपथ नहीं ले पाते हैं, उन्हें आगामी मानसून सत्र के दौरान शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले कोरोना स्थिति और सदस्यों की चिंता के चलते शपथ ग्रहण कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है और इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह स्पष्ट किया है कि भारत में अभी तक कोविड-19 का सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ। कोरोना पर जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवीनतम रिपोर्ट में 16 जुलाई तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं। भारत में बड़ी संख्या में परीक्षण, समयबद्ध जांच और अस्पतालों में सक्रिय चिकित्सा निगरानी में मरीजों के प्रभावी प्रबंधन से स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश भर में कोविड-19 के ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 6.5 लाख के करीब पहुंच गई है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक रिकवरी रेट बढ़कर 66.33% हो गया है। देश में 10 लाख आबादी पर सिर्फ 18.6 लोगों की मृत्यु हुई है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। वेंटिलेटर पर 1% से कम, आईसीयू में 2% से कम और ऑक्सीजन बेड पर 3% से कम कोरोना के मरीज हैं। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,30,00,000 से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच हो चुकी है। कोरोना महामारी से निपटने में केंद्र सरकार लगातार राज्यों की मदद कर रही है और इसी कड़ी में बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने विशेषज्ञों का दल बिहार भेजा है, जो हालात की समीक्षा और राज्य में कोविड-19 के प्रकोप के प्रबंधन में समन्वय का काम करेगा। वहीं 4 सदस्यीय केंद्रीय दल ने कल गुजरात में कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट के रूप में उभरे सूरत शहर का दौरा किया। दल के सदस्यों ने सिविल अस्पताल और अन्य कंटेनमेंट क्षेत्रों का भी दौरा किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कोविड-19 के बाद देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति और भंडारण क्षमता में बढ़ोतरी की समीक्षा की, जिसके बाद से यह बताया गया है कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के साथ ही विनिर्माण, आपूर्ति और भंडारण क्षमता है। वहीं केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने यह भरोसा दिलाया है कि देश में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए HCQ और पैरासीटामोल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। दिल्ली में कल कोरोना वायरस के 1,462 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,608 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। राजधानी में अब तक 99,301 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस की कुल 7,77,125 जांच की जा चुकी है। और देश के दूसरे राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में कल कोविड-19 के 8,308 नए मामले सामने आने से राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,92,589 हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने साफ किया है कि बेंगलुरु में भी लॉकडाउन बढ़ाने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 14 जुलाई रात 8 बजे से 22 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन है। केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन ने कहा कि तिरुवनंतपुरम के तटीय इलाकों में कुछ जगहों पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद से इलाकों में शनिवार से संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने का फैसला किया गया है। राज्य में कोरोना के मामलों की बढ़ती रफ्तार देखकर बैंकों को हर शनिवार को बंद रखने का फैसला किया गया। कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने के मद्देनजर राजधानी दिल्ली समेत 6 शहरों में कोलकाता के लिए यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध है। 31 जुलाई तक के लिए ये बढ़ा दिया गया। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि किसी भी राज्य में झारखंड में प्रवेश करने वाले लोगों को 14 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन में रहना होगा। कोरोना संक्रमण के प्रसार में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा भी एक प्रमुख कारण रही है। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स यानी कि ARCI हैदराबाद ने विहंत टेक्नोलॉजीज नोएडा के साथ मिलकर यात्री बैग के माध्यम से संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कृति स्कैन UV बैगेज कीटाणु शोधन प्रणाली का विकास किया। विकसित किए गए कॉम्पैक्ट UVC कन्वेयर सिस्टम कुछ सेकंड्स के भीतर कन्वेयर से गुजरने वाले सामान को कुशलता से कीटाणु रहित कर सकते हैं। यह हवाई अड्डों, रेलवे और बस स्टेशनों, होटल्स, वाणिज्य और निजी प्रतिष्ठानों में सामान की तेजी से सैनिटाइजेशन के लिए उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। और अब बात दुनिया भर में कोरोना की स्थिति को लेकर। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,00,00,000
39,37,000 के पार हो चुकी है, जबकि 5,93,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां पर अब तक 36,34,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,39,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील में अब तक 20,12,000 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 76,600 से ज्यादा हो चुकी है। आईआईटी में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। अब 12वीं के न्यूनतम स्कोर की अनिवार्यता को 1 साल के लिए खत्म कर दिया गया। अब तक सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट को जेईई एडवांस में रैंक हासिल करने के साथ ही 12वीं में 75% स्कोर या फिर बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में शामिल होना अनिवार्य था। आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए भी आईआईटी में प्रवेश के लिए 12वीं में न्यूनतम 65% स्कोर या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में शामिल होना अनिवार्य था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। सिर्फ जेईई एडवांस के स्कोर पर ही छात्र को आईआईटी में एडमिशन मिल सकेगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और मातृ मृत्यु दर लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। मातृ मृत्यु दर के मामले में भारत की सफलता पर उन्होंने कहा कि भारत की मातृ मृत्यु अनुपात दर में 1 वर्ष में 9 अंकों की गिरावट आई है। यह अनुपात 2015-17 में 122 से घटकर 2016-18 में 113 हो गया। इस साल खरीफ फसलों की बुआई क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में 21.2% की बढ़ोतरी हुई। 17 जुलाई तक खरीफ फसलों की बुआई 691.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में बुआई का जो रकबा है वो 570.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था। और इसी बीच खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का नामांकन बड़े पैमाने पर हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से फसलों का बीमा कराने की अपील की है। 15वें वित्त आयोग ने कल आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उनके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मंत्रालय ने नगर निकायों के लिए आवंटन में कम से कम 4 गुना बढ़ोतरी की मांग रखी। मंत्रालय ने आयोग के समक्ष कई अन्य सिफारिशें रखी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 3.108 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 516.362 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को छू गया। इससे पहले 3 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.416 अरब डॉलर से बढ़कर 513.54 अरब डॉलर हो गया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 जून को समाप्त सप्ताह में पहली बार 500 अरब डॉलर के पार पहुंच गया था। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर कोविड-19 के दौरान देश में होने वाले आगामी चुनावों के प्रचार को लेकर राय और सुझाव मांगे हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों से 31 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। इस साल कुछ राज्यों में उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आत्मनिर्भर ऐप भारत इनोवेशन चैलेंज की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया को देखते हुए सरकार ने चैलेंज के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 26 जुलाई करने का निर्णय लिया है। इस चैलेंज को MyGov के इनोवेट पोर्टल पर होस्ट किया गया है और इसमें भाग लेने के लिए www.innovate.mygov.in ऐप चैलेंज पर लॉगिन किया जा सकता है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।